नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। चक्रवाती तूफान अम्फन से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अनेक हिस्सों में भारी तबाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तूफान से प्रभावित लोगों की सहायता में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क बनाए रखने और सभी आवश्यक सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोविड-19 से ठीक होने की दर 40% से अधिक हुई। अब तक 45,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। 1 जून से चलने वाली 200 रेलगाड़ियों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। केवल कंफर्म वेब चेक इन वाले यात्री ही हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकते हैं। दोपहर समाचार में मैं हूं कनकलता और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अलका सिंह। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने आज राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में अम्फन तूफान से प्रभावित पश्चिम बंगाल और ओडिशा में स्थिति की समीक्षा की। बैठक में इन राज्यों के मुख्य सचिवों ने बताया कि भारतीय मौसम विभाग के सटीक पूर्वानुमान और पहले से राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैनाती से पश्चिम बंगाल में लगभग 5 लाख और ओडिशा में 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में मदद मिली। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने बताया कि चक्रवात से कृषि, बिजली आपूर्ति तथा दूरसंचार सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। ओडिशा के मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य में विशेषकर कृषि को नुकसान पहुंचा है। कैबिनेट सचिव ने केंद्रीय एजेंसियों को निर्देश दिया है कि वे दोनों राज्यों से संपर्क बनाए रखें और सभी आवश्यक सहायता तुरंत उपलब्ध कराएं। गृह मंत्रालय नुकसान का शुरुआती जायजा लेने के लिए अपनी टीम भेजेगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल पश्चिम बंगाल, विशेषकर कोलकाता में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त टीम भेजेगा। भारतीय खाद्य निगम अनाज की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगा। विद्युत मंत्रालय और दूरसंचार विभाग दोनों राज्यों में सेवाएं बहाल करने में सहायता करेंगे। रेलवे ने जल्द फिर से रेलगाड़ियां चलाने की प्रक्रिया शुरू की है। चक्रवात अम्फन के प्रबंधन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित कार्यदल की आज बैठक हो रही है। इसमें तूफान से हुए नुकसान का आकलन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता में राज्य सचिवालय में इस बैठक की अध्यक्षता करेंगी। अम्फन के कारण उत्तरी और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुबली, नादिया, पूर्वी और पश्चिमी मेदिनीपुर जिलों और कोलकाता में भारी तबाही हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सूत्रों के अनुसार राज्य में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में 17 लोगों की मौत हुई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने तूफान से हुए नुकसान को अत्यंत भीषण बताया है। महाचक्रवात अम्फन से राज्य में अभूतपूर्व क्षति हुई है। सुंदरबन के विशाल इलाकों सहित राज्य के विभिन्न जिलों में नदियों के तटबंध टूट गए हैं। कई मकानों और फसलों को नुकसान हुआ है। तूफान से अनगिनत पेड़ उखड़ गए हैं और कई इलाकों में टेलीफोन, इंटरनेट तथा बिजली कनेक्शन कट गए हैं। पेड़ों और बिजली के खंभों के सड़क पर गिरने से कोलकाता में वाहनों की आवाजाही बाधित हुई है। कई इलाकों में जलापूर्ति पर भी असर पड़ा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय निकायों और अग्निशमन विभाग ने राहत और सेवा बहाली का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती के साथ समाचार कक्ष से कुमार राधारमन। भीषण चक्रवाती तूफान अम्फन से ओडिशा के 4 तटीय जिलों भद्रक, बालेश्वर, केंद्रापड़ा और जगतसिंहपुर को बहुत क्षति पहुंची है। राज्य सरकार ने 4 जिलों के जिलाधीशों को 48 घंटे के भीतर अम्फन से हुए नुकसान की रिपोर्ट पेश करने को कहा है। अति भयंकर चक्रवाती तूफान अम्पन ने उड़ीसा के तटीय जिलों के साथ कुल 12 जिलों को प्रभावित किया है। इसमें से 4 जिले जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, भद्रक और बालेश्वर जिले में चक्रवात ने ज्यादा तबाही मचाई है। इन जिलों में कई जगहों पर पेड़ उखड़कर गिर गए हैं, घरों के छप्पर उड़ गए हैं। घर की दीवार गिरने से भद्रक जिले में एक बच्ची की मौत होने की भी शिकायत है। कई जगहों पर बिजली के खंभे गिर जाने से बिजली सेवा भी ठप हो गई है, जिसे बहाल करने का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। एनडीआरएफ और ओड्राफ की 36 टीम के साथ ओएफडीसी की 100 टीम राहत और बचाव के साथ मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर कर रही है। इति श्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक।
अम्फन तूफान का असर झारखंड के कुछ जिलों में देखा गया है। ये जिले हैं साहिबगंज, दुमका, पाकुड़, चतरा, गोड्डा और सरायकेला खरसावां। इनके अलावा पूर्वी तथा पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ इलाके भी तूफान से प्रभावित हुए हैं। इन स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा हुई है। तेज हवाओं और वर्षा के कारण कई पुरानी इमारतें ढह गई हैं और कई को नुकसान पहुंचा है। साहिबगंज और सरायकेला खरसावां में कुछ लोग घायल हुए हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। इन जिलों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई है। इन जिलों में प्रशासन को सतर्क रहने और लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई थी। इस बीच भारतीय मौसम विभाग की रांची इकाई के निदेशक ने बताया है कि राज्य में शनिवार से मौसम सामान्य हो जाएगा। बांग्लादेश के मौसम विभाग से जारी बुलेटिन के अनुसार चक्रवात अम्फन फिलहाल राजशाही पाबना क्षेत्र में केंद्रित है और इसके धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई तटवर्ती इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। बांग्लादेश के तटीय इलाकों में प्रवेश करने के बाद चक्रवात अम्फन अब कमजोर पड़ चुका है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार अब यह तूफान धीरे धीरे अपनी समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। वैसे बांग्लादेश के तट पर पहुंचने के पहले यह कमजोर पड़ चुका था, लेकिन चक्रवात के कारण देश के कई भागों को तेज बारिश और तूफान का सामना करना पड़ा है। अनेक नदियों का जल स्तर अचानक ऊपर हुआ, जिसके कारण आसपास के क्षेत्रों में काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अब तक देश में 7 लोगों के मरने की खबर आई है। सरकार ने करीब 24 लाख लोगों और 5 लाख घरेलू जानवरों को तटीय इलाकों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। मौसम विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने आकाशवाणी से बातचीत में अम्फन चक्रवात की जानकारी साझा की। तो साइक्लोन अम्फन जो कल वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश कोस्ट को सुंदरबन के ऊपर तट को पार किया था, वो धीरे धीरे वीक हो रहा है और आज सुबह यह वीक होकर एक साइक्लोन स्टॉर्म रूप में बांग्लादेश में केंद्रीभूत था और आज अभी दोपहर को फर्दर वीक होकर एक डीप डिप्रेशन में परिणत हो गया है बांग्लादेश के ऊपर। जो हमारा वेस्ट असम और मेघालय का इलाका है, वी आर एक्सपेक्टिंग रेनफॉल एट मोस्ट प्लेसेस, हेवी टू वेरी हेवी फॉल एट ए फ्यू प्लेसेस एंड एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल यानी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस फॉर नेक्स्ट 6 आवर्स। वेस्टर्न असम और वेस्टर्न मेघालय एरिया में विंड स्पीड 50 to 60 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 70 किलोमीटर पर आवर हो सकता है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने चक्रवात अम्फन से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में लोगों की मौत और फसलों को हुए नुकसान पर गहरा दुख व्यक्त किया है। आज अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने लोगों को घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने और राहत तथा बचाव कार्य समय पर करने के लिए राज्य प्रशासन की प्रशंसा की। राज्य प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में ये कार्य राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सहयोग से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अम्फन चक्रवात से पीड़ितों की सहायता में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में काम कर रही हैं और शीर्ष अधिकारी परिस्थिति पर नजर रखते हुए पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि चक्रवात से हुई तबाही के दृश्यों से स्पष्ट है कि ये चुनौती भरा समय है और पूरा देश इस घड़ी में पश्चिम बंगाल की जनता के साथ है। श्री मोदी ने पश्चिम बंगाल की जनता की कुशलता की कामना की है। उन्होंने कहा कि सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रयास जारी हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि ओडिशा ने चक्रवात अम्फन का ठीक तरह से मुकाबला किया है। राज्य में ये सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं कि पीड़ितों को हर संभव सहायता दी जाए। श्री मोदी ने आशा व्यक्त की कि जल्द ही सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार अम्फन चक्रवात पर कड़ी निगाह रखे हुए है और संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। श्री शाह ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से फोन पर बात कर स्थिति की जानकारी ली है और केंद्र से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा के प्रति संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें जरूरतमंदों की सहायता के लिए पहले से ही सक्रिय हैं। श्री शाह ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लोगों से फिलहाल घर में ही रहने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की पोलित ब्यूरो ने केंद्र सरकार से चक्रवात अम्फन को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। ब्यूरो ने एक बयान में कहा कि इस तूफान से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में भीषण तबाही हुई है। पार्टी के अनुसार ये समय दोनों राज्यों के लोगों को तुरंत सहायता पहुंचाने और वहां के लोगों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने का है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना वायरस से अब तक 45,300 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 40.31% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,002 लोग स्वस्थ हुए हैं। 5,609 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 1,12,359 हो गई है। 24 घंटों के दौरान 132 मौतें हुई हैं। अब तक की मौतों का आंकड़ा 3,435 है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने कहा है कि कोविड-19 का पता लगाने के लिए देश भर में अब तक 26,15,920 नमूनों की जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,03,532 लोगों की जांच की गई। इस बीच ICMR जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दे रहा है। अब तक कोविड-19 की जांच के लिए 386 सरकारी और 173 निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दी गई है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में प्रतिदिन 1 लाख परीक्षण कर रहा है। शुरू में एक दिन में 100 से भी कम जांच की जाती थी। अनुसंधान संस्थानों, मेडिकल कॉलेजों, जांच प्रयोगशालाओं, मंत्रालयों, एयरलाइंस और डाक सेवाओं सहित इससे संबंधित विभिन्न समर्पित टीमों द्वारा केवल 2 महीनों में जांच में कई गुना वृद्धि हुई है। परीक्षण क्षमताओं में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारत की ये उल्लेखनीय प्रगति है। महाराष्ट्र सरकार ने 7,67,000 निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों के खातों में वित्तीय सहायता के रूप में 153 करोड़ 40 लाख रुपए जमा किए हैं। महाराष्ट्र के श्रम मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने बताया है कि कोविड-19 वायरस से निपटने के दौरान राज्य सरकार ने प्रत्येक पंजीकृत निर्माण कार्य में लगे मजदूर के बैंक खाते में 2,000 रुपए जमा कराने का फैसला किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बृहन मुंबई नगर निगम ने अधिकारियों को मुंबई के सभी 24 वार्ड में निजी नर्सिंग होम और छोटे अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के लिए 100 बिस्तर निर्धारित करने का निर्देश दिया है, जिसमें 10 बिस्तर गहन चिकित्सा कक्ष के लिए होंगे। बीएमसी आयुक्त ने वार्ड अधिकारियों को निजी नर्सिंग होम, पॉलीक्लिनिक और अस्पतालों के खिलाफ पुलिस शिकायतें दर्ज करने के भी निर्देश दिए हैं, जो अभी भी बंद है और स्वास्थ्य सेवा नहीं दे रहे। साथ ही वार्ड अधिकारियों को निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण किट प्रदान करने के भी निर्देश बीएमसी कमिश्नर ने दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्मिक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कोरोना वायरस संक्रमण में लॉकडाउन का सख्त कार्यान्वयन को लागू करने के लिए बुधवार रात दक्षिण मुंबई के एक क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया। निवेदिता, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। राजस्थान में कोविड-19 से आज 83 लोगों के संक्रमित होने के बाद इस वायरस से प्रभावितों की संख्या 6,098 हो गई है। 3,421 लोग ठीक हो चुके हैं। 2,527 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 150 लोगों की इस वायरस से मौत हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रवासी श्रमिकों के राज्य में आने से संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है। अन्य राज्यों से लौटने वाले 1,000 से ज्यादा प्रवासियों में अब तक संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। उदय आदिवासी इलाके डूंगरपुर में अब तक 251 प्रवासी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जालोर, पाली, सिरोही और राजसमंद जिलों में भी प्रवासियों में संक्रमण की ज्यादा मामले सामने आए हैं। श्रमिक विशेष रेलों और बसों के माध्यम से प्रवासियों को उनके गृह राज्य पहुंचाने का सिलसिला जारी है। अन्य राज्यों से प्रवासी राजस्थानी भी बड़ी संख्या में लौट रहे हैं। ज्यादातर प्रवासियों को घर में ही क्वारंटीन किया जा रहा है, लेकिन इसके उल्लंघन के मामले भी बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। सरकार वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने का अब तक का सबसे बड़ा अभियान चला रही है। इस मिशन का दूसरा चरण 16 मई से शुरू हुआ था और आज समाप्त हो रहा है।
इस चरण में इंडोनेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, कनाडा, जापान, नाइजीरिया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, किर्गिस्तान, बेलारूस, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान और आर्मीनिया सहित 18 अतिरिक्त देशों से भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मिशन का चरणबद्ध ढंग से हर सप्ताह दायरा बढ़ाया जा रहा है और अब सरकार यूरोपीय देशों में फंसे भारतीयों की वापसी पर काम कर रही है। वंदे भारत मिशन के तहत जर्मनी से दिल्ली और बेंगलुरु के लिए 2 विशेष एयर इंडिया की उड़ानें इस महीने की 28 और 29 तारीख को निर्धारित की गई हैं। भारत के बर्लिन स्थित दूतावास को भारतीय नागरिकों से बड़ी संख्या में पंजीकरण प्राप्त हुए हैं जो जर्मनी में फंसे हुए हैं। इसके अलावा एयर इंडिया 6 जून को नई दिल्ली और मुंबई के लिए स्टॉकहोम से एक विशेष निकासी उड़ान का संचालन करेगी। साथ ही 8 जून को एम्स्टर्डम से नई दिल्ली के लिए एक विशेष निकासी उड़ान का संचालन किया जाएगा। 26 मई को पेरिस से दिल्ली और अहमदाबाद के लिए और 27 मई को पेरिस से बेंगलुरु और कोच्चि के लिए भी विशेष उड़ानें संचालित किए जाएंगी। सुपर्णा सेकिया के साथ भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया है कि दिल्ली सरकार ने श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों से लगभग 1,32,000 लोगों को उनके गृहनगर भेजा है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि इनमें से 1,20,000 लोग बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में गए हैं। मध्य प्रदेश में प्रशासन ने सभी रेड जोन में स्थित सरकारी और निजी कार्यालय के 50% कर्मचारियों और 100% अधिकारियों के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शेष विषयों के लिए परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया है। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी विज्ञप्ति के मुताबिक अब परीक्षाएं 9 जून से 15 जून तक होंगी। गौरतलब है कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए बोर्ड द्वारा 20 मार्च से 31 मार्च तक आयोजित सभी परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। इस बीच राज्य में पिछले 24 घंटों में 227 नए मामले सामने आए हैं। इसके परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 5,875 हो गई है। अच्छी खबर यह है कि राज्य में अब तक आधे मरीज यानी 2,733 लोग स्वस्थ होकर अस्पतालों से घर जा चुके हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने गर्भवती महिला अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय आने से छूट दी है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री और कार्मिक तथा प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि जो महिलाएं पहले से ही मातृत्व अवकाश पर नहीं हैं, उन्हें भी कार्यालय आने से छूट रहेगी। दिव्यांग कर्मचारियों को भी इसी तरह की छूट मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज कोरिया गणराज्य, सेनेगल, ट्रिनिडाद टोबैगो, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, कोट डिवाइवर और रवांडा के राजदूतों तथा उच्चायुक्तों के परिचय पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वीकार किए। राष्ट्रपति भवन के इतिहास में पहली बार डिजिटल माध्यम से परिचय पत्र प्रस्तुत किए गए हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी ने दुनिया को कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने और नए तरीके से कार्य करने में सक्षम बनाया है। राष्ट्रपति ने राजदूतों को संबोधित करते हुए कहा कि कोविड-19 विश्व महामारी ने दुनिया के सामने बड़ी चुनौतियां प्रस्तुत की हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में कोविड-19 विषय पर अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक A.K. वार्ष्णेय ने एक साथ अनेक बीमारियों से ग्रस्त रोगियों को विशेष सावधानी बरतने को कहा। कोमोर्बिडिटी का मतलब है कि उनको पहले से ही काफी गंभीर बीमारियां हैं या जो बड़े बुजुर्ग हैं 70 साल के 80 साल के जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है। तो यही हम बार बार कह रहे हैं कि भाई जो ऐसे व्यक्ति हैं या जो मान लीजिए प्रेग्नेंट मदर्स हैं उनकी भी उस स्टेज में, हालांकि वो स्वस्थ प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी कम होती है, तो ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है। तो जो मृत्यु दर है वो इन लोगों में बहुत ज्यादा है, तो ये लोग ज्यादा सावधानियां रखें। इस कड़ी में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में रूमेटोलॉजी विभाग की डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी, हाथों की स्वच्छता और खांसते या छींकने संबंधी शिष्टाचार का पालन करने की सलाह दी है।
इस वायरस का क्योंकि कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए जो बिहेवियरल थेरेपी है लाइक हैंड हाइजीन, हाथों का बार बार धोना सोप वाटर से 20 सेकंड तक, या फिर हैंड सैनिटाइजर यूज करना, सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका जो है वो समझना और उसको फॉलो करना। अभिनेत्री सोनम कपूर ने लोगों से अनावश्यक यात्राओं से बचने की अपील की है। कोरोना वायरस के चलते मेरी आप सबसे अपील है कि अपने तथा दूसरों के बचाव के लिए कुछ चीजों का ध्यान रखें। जब तक बहुत आवश्यक ना हो तब तक ट्रेन से गैर जरूरी यात्राएं ना करें। रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर जहां अधिक भीड़ होती है वहां इन्फेक्शन फैलने का खतरा भी अधिक होता है, इसलिए अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा के लिए इन स्थानों पर जाने से बचे तथा अपने ट्रेन यात्राओं को पोस्टपोन कर दे। आप जहां भी हैं वहीं रहिए। नेपाल में आज 17 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि होने से देश में से संक्रमित लोगों की संख्या 444 हो गई है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार आज जिन लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है उनमें 15 झापा जिले के हैं और एक धनकुटा और संसारी का है। इन सभी की आयु 18 से 51 वर्ष के बीच है। नेपाल में 397 रोगियों का इलाज किया जा रहा है और 45 ठीक हो चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। चक्रवाती तूफान अम्फन से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में अनेक हिस्सों में भारी तबाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तूफान से प्रभावित लोगों की सहायता में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क बनाए रखने और सभी आवश्यक सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोविड-19 से ठीक होने की दर 40% से अधिक हुई। अब तक 45,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। 1 जून से चलने वाली 200 रेलगाड़ियों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू। नागर विमान मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों की फिर से शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। केवल कन्फर्म वेब चेक इन वाले यात्री ही हवाई अड्डे में प्रवेश कर सकते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि टिकट बुक करने के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आज अपने ट्वीट संदेशों में उन्होंने कहा कि यात्रा करने के इच्छुक लोगों को ऐसे एजेंटों की शिकायत टेलीफोन नंबर 138 पर करनी चाहिए। श्री गोयल ने कहा कि रेलवे ने 1 जून से 200 रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा की है, जिनकी बुकिंग आज सुबह 10 बजे से शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि 1 मई को 4 रेलगाड़ियां चलाई गई थी, जिनसे लगभग 5 लाख प्रवासी कामगारों को घर पहुंचाया गया। रेलवे ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों में वातानुकूलित और गैर वातानुकूलित दोनों श्रेणियों की सीटें आरक्षित होंगी। सामान्य बोगियों में भी बैठने के लिए सीटें आरक्षित करानी होंगी। इन रेलगाड़ियों में कोई अनारक्षित बोगी नहीं होगी। इन विशेष रेलगाड़ियों में दिव्यांगों को दी जाने वाली रियायत 4 श्रेणियों में और रोगियों को दी जाने वाली रियायत 11 श्रेणियों में होंगी। रेल मंत्रालय के अनुसार रेलगाड़ियों पहले से चल रही श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों और विशेष वातानुकूलित रेलगाड़ियों के अलावा हैं। मंत्रालय ने कहा कि सभी मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर रेलगाड़ियां और उपनगरीय रेल सेवाएं फिलहाल रद्द रहेंगी। रेलवे के प्रवक्ता राजेश दत्त वाजपेयी ने बताया कि रेलगाड़ियों में अग्रिम आरक्षण 30 दिन का होगा। 30 दिन का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड है, मतलब आप अगर आज टिकट बुक करेंगे तो आपको अगले 30 दिन की किसी भी दिन का ट्रेन का टिकट मिल सकता है। ये ज्यादातर ट्रेनें जो हमारी रेगुलर ट्रेन हैं उन्हीं के पैटर्न पे चलाया गया है। इनको थोड़ा सा नंबर में चेंज है, बाकी उसी पैटर्न पे, उन्हीं स्टॉपेजेस में, उन्हीं कंपोजिशन में और उसी टाइमिंग पे हमने इन ट्रेन को चलाया है। इन 200 रेलगाड़ियों में सामान्य किराया लिया जाएगा और सामान्य बोगियों के लिए द्वितीय श्रेणी का सिटिंग किराया लेकर यात्रियों को सीट दी जाएगी। रेलवे के प्रवक्ता राजेश दत्त वाजपेयी ने बताया कि सभी रेलगाड़ियों को संक्रमण रहित करने की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जो ट्रेन हम चलाते हैं उसकी यात्रा शुरू करने से पहले पूरी तरह उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो केमिकल्स यूज करते हैं, वो इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि इस तरह के वायरस को हम मार सकें। सभी ट्रेनों को, सभी टॉयलेट्स को, सीट्स को
जो हमारे दरवाजे होते हैं उनको, डोर्स को, विंडोज को बाहर से अंदर से अच्छी तरह साफ किया जाता है। यात्रा के दौरान जो हमारे बड़े स्टॉपेजेस हैं जहां पे क्लीनिंग की फैसिलिटीज हैं, उन सभी स्टेशनों पे टॉयलेट्स की सफाई, डोर्स की सफाई हम कोशिश करते हैं कि पूरी तरह हम कर सकें। मैं एक ही अपील करना चाहूंगा पैसेंजर से कि अपना ध्यान खुद रखें, अपना मास्क लगाएं, पूरी तरह ढकें, बगल वाले यात्रियों से बहुत ज्यादा संपर्क न करें। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम संवाद में रेलवे पर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। ये कार्यक्रम आज शाम 7:10 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नागर विमानन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों फिर शुरू करने के लिए विमानन कंपनियों, हवाई अड्डों, यात्रियों और अन्य हितधारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। केवल पोस्ट वेब चेक इन यात्रियों को हवाई अड्डे में प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों को केवल एक चेक इन बैग की अनुमति होगी। विमान में भोजन नहीं परोसा जाएगा। विमानन कंपनियों को कोविड-19 महामारी के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित किराए की सीमा का पालन करना होगा। मंत्रालय ने कहा है कि यात्रियों को उड़ान के निर्धारित समय के कम से कम 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पहुंचना होगा। विमान के उड़ान भरने से 1 घंटे पहले यात्री विमान में चढ़ना शुरू करेंगे और उड़ान भरने से 20 मिनट पहले विमान के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। यात्रियों को मास्क जैसे सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे मोबाइल ऐप newsonair/hindi पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल देश के सभी सामुदायिक रेडियो के माध्यम से अपने विचार प्रकट करेंगे। ये कार्यक्रम शाम 7 बजे प्रसारित होगा। इसका उद्देश्य देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों से जुड़ना है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की पूरे देश के कम्युनिटी रेडियो के साथ बातचीत। आप लोग ऐसे दिनों में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे जगह जगह से रिपोर्ट मिलते हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर मैं ये कहूंगा कि कोविड के संकट का सामना करने में कम्युनिटी रेडियो भी अपनी भूमिका निभा रहा है और इसके लिए और क्या कर सकते हैं इसकी चर्चा करना ही मेरे आने का उद्देश्य था। आप सबका स्वागत है। इस बातचीत का प्रसारण 22 मई को शाम 7 बजे से सभी कम्युनिटी रेडियो पर प्रसारित किया जाएगा। इसे आप उसी दिन FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज, AIR न्यूज 24x7 पर शाम 7:30 बजे हिंदी में और 9:10 पर अंग्रेजी में सुन सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक ट्वीट में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन के समय तेज हवाएं चलने की संभावना है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। वहां न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। तापमान 32 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में भारी बारिश के साथ आसमान में बादल छाए रहने की उम्मीद है। शहर में न्यूनतम तापमान 24 जबकि अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। जम्मू में न्यूनतम तापमान 20 जबकि अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस होगा और आसमान साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान पारा 11 डिग्री सेल्सियस के साथ अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। आसमान साफ रहेगा, हालांकि शाम या रात में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। गिलगित में तापमान 13 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच मंडराएगा। शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं लवली निगम। विभिन्न मंचों पर प्रचारित की जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम आपको तथ्यों से अवगत कराते रहे हैं। इसी क्रम में सरकार ने व्हाट्सएप पर आ रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें दावा किया जा रहा है कि आयुष्मान योजना.org आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट है। कहा गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य
प्राधिकरण के अनुसार pmjy.gov.in ही आयुष्मान भारत योजना की एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान अम्फन से पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अनेक हिस्सों में भारी तबाही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तूफान से प्रभावित लोगों की सहायता में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। सरकार ने केंद्रीय एजेंसियों को ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क बनाए रखने और सभी आवश्यक सहायता तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। कोविड-19 से ठीक होने की दर 40% से अधिक हुई। अब तक 45,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। 1 जून से चलने वाली 200 रेलगाड़ियों के लिए टिकटों की बुकिंग शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।